फर्स्ट जो प्रायोरिटी देते हैं वो एलोपैथी को देते हैं लोग, उसको किंग मानते हैं कि इमरजेंसी का किंग जो वो एलोपैथी है। तो क्या ये आयुर्वेदा की कमजोरी या फिर एक फेलियर है? आप इस स्टेटमेंट को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? ये आयुर्वेदा की कमजोरी भी है, ये आयुर्वेदा का फेलियर भी है। तो जैसे कि अभी हम रीजन की बात कर रहे हैं आयुर्वेदा की, तो एक और क्वेश्चन है इसमें। लोग गट ब्रेन एक्सेस आज के मॉडर्न टाइम पे उसको हॉट डिस्कवरी बोलते हैं, बट इसकी बात आयुर्वेदा ने कई साल पहले कैसे कर ली थी फिर? आयुर्वेदा में जो भी है वो बिल्कुल इतना समृद्ध इस वजह से है कि रिसर्च जो आज के समय पे होती है, उस समय भी आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च बाकायदा होती थी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, और पुराने टाइम पे जो लोग व्रत रखते थे, तो इन चीज़ों को लोग एक साथ जोड़ते हैं। तो क्या ये रियल में दोनों चीज़ें एक साथ हैं या फिर नहीं है? देखिए, सही मायने में व्रत तो एक शब्द अलग से आ गया। सपोज मैं बात करता हूँ रियल जूस की, आपने देखा होगा रियल के डिब्बे पर कहीं भी जूस शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। रियल लिख के छोड़ दिया तो व्यक्ति को ऐसे इंप्रेशन जाता है कि इसमें जूस है। अदर जो ब्रांड्स हैं वो इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे पा रही है, क्लाइंट को इतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, बट आपकी ब्रांड कर पा रही है। तो ये आप कैसे कह पा रहे हैं, किस स्टेटमेंट के बेस पे कह पा रहे हैं? हाँ, हम इस स्टेटमेंट के बेस पे कह रहे हैं कि हमारे तो आपने अपना पूरा ब्रांड घी और आंवला पर ही क्यों लिमिट कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है आपको जानकारी ना हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बट वो फिर भी मेडिकल एडवाइस देते हैं। तो क्या उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होना चाहिए? नहीं, हमारा कहना उसमें ये है। सर, मैंने सुना है कि अगर अपनी सुंदरता बढ़ानी हो तो भी अपने नाभि में तेल डालना, लेकिन वो तेल कौन सा ये नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अध्याय के एक और न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे, क्या आयुर्वेदा अभी भी सिर्फ दादा नानी के जमाने का एक नुस्खा है? क्या आयुर्वेदा अभी भी सिर्फ अमीरों के लिए बना हुआ है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है? उस कौन है ये भी शुद्ध ब्रांड, और कौन है आंवला मैन ऑफ इंडिया? आज हम इस पॉडकास्ट में इन सब चीजों को एक्सपोज करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, और मैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट से मिलवाती हूँ। डॉक्टर निशांत गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्याय पॉडकास्ट चैनल में। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, पॉडकास्ट शुरू करें। सर, आप अपने आप को आंवला मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है, वो हमें डिटेल में बताइए। आंवला मैन ऑफ इंडिया मैं नहीं कहता अपने आप को। आंवला मैन ऑफ इंडिया का जो अवार्ड है वो तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिला है, और उसी प्यार के कारण मुझे बाकी लोगों ने जब ये जाना कि मुझे आंवला मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, तो वो लोग भी कहने लगे। इसके पीछे की कहानी यही है कि आंवला को लेके मैंने बहुत सारा काम किया है, और आंवला को बाजार में, आंवला को समाज में इस तरह से मैंने प्रदर्शित किया है उत्पादनों के रूप में, या इस तरह से लोगों के बीच में डाला है कि उसने एक अलग पहचान बनाई है। जो आंवला आज तक पाउडर्स के रूप में, या सूखे आंवले के रूप में, या कच्चे आंवले के रूप में, या केवल जूस के रूप में खाया जाता था, हम्म। या केवल मुरब्बे के रूप में खाया जाता था, हमने उस आंवले को वाकई च्यवनप्राश में यूज करके, जो शास्त्रों की विधि से बनता है, और सुवासित आंवला करके हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको शास्त्रों में राग खांडव कहा जाता है। तो हमने एग्जैक्ट उसी तरीके से बनाया है जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। तो इसी वजह से कुछ ये जब मिनिस्टर्स के हाथ में गया, मंत्रियों के हाथ में गया, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, उसको देखा, उसको चखा, उसका स्वाद लिया, उसका आनंद लिया, उसके लाभ उठाए। उसी से खुश होकर उन्होंने एक प्रोग्राम में मुझे ये अवार्ड दिया। लोगों ने जब ये जाना तो मुझे आंवला मैन ऑफ इंडिया वो कहने लगे, और इसी से मेरा प्रचार प्रसार। तो जब आपने स्टार्ट किया था ये, जैसे बहुत सारे लोगों को पसंद आया, तो स्टार्टिंग में इसका कुछ रिजेक्शन का भी तो क्राइटेरिया रहा होगा? हाँ, रिजेक्शंस का इसका क्राइटेरिया रहा है। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने रिजेक्शन इसको इस वजह से कहा है कि ये बहुत ज़्यादा महँगा है मार्केट की बनिस्बत, क्योंकि उन्होंने इसको मुरब्बे से कंपैरिज़न किया। क्योंकि आप सपोज़ एक प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं, उसकी कीमत ₹100 केजी है, लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अन्य खर्चे सम्मिलित हो जाते हैं। पैकेजिंग के खर्च सम्मिलित हो जाते हैं। पैकेजिंग भी उसको आपकी बहुत ऐसी रखनी पड़ती है कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। उस पर टैक्सेस भी हैं, उस पर कुरियर के खर्च भी हैं, और बहुत सारे ऐसे खर्च हैं, जो बारी-बारी यहाँ गिनाए नहीं जा सकते। तो उसकी कीमत कई बार इतनी हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है बहुत महँगा है, लेकिन हमने उस क्वांटिटी में और उस क्वालिटी में उसको बनाया कि हम ये दावा करते हैं कि वो अब इस स्थिति में है कि उस दाम में कोई बनाकर दे नहीं पाएगा। यदि एक शहर में बनाकर उस शहर में भी देना हो, सेम शहर में भी देना हो, और कुरियर भी ना करना हो, केवल बाई हैंड उसको ट्रांसपोर्ट करना हो, तो भी इस कीमत में नहीं मिल पाएगा।
तो बस रिजेक्शन शुरू में यही रहा कि लोगों ने उसको महँगा कहा, लेकिन अब महँगे जैसी कोई बात नहीं है, अब तो बल्कि लोग उसको कहने लगे कि इस रेट में भी आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, कैसे दे पाते हैं। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बहुत फिर अच्छा। यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन और है, आप बोलते हैं कि शुद्ध रहो, तो फिर आपने जो आंवला का प्रोडक्ट है, जो कितना महँगा आप ही बता रहे हैं, तो क्या आपने आम जनता को अपने माइंड में रख के नहीं बनाया था कि हमारी तो लोकल ऑडियंस इंडिया में इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी? आपने शायद मेरे प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं है। मैंने यही कहा है कि अब लोगों को वो सस्ता लगता है। तो क्या अब आम जनता उसे खरीद पा रही है? हाँ, आम जनता उसे खरीदती है। एक बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये महँगा हो सकता है, लेकिन आप सब लोगों के प्रेम और विश्वास के कारण ये सब लोगों को लगता है कि नहीं, चलिए एक बार तो मँगा कर देखते हैं। जो व्यक्ति उसको एक बार मँगा लेता है, वो फिर उसके बाद यही कहता है कि मज़ा ही तो आ गया। वाक़ई में सस्ता है, महँगा नहीं है। आप चलो अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आ रहा है सब। जो बी शुद्ध है, जो इंस्टीट्यूट है आपका, जो ब्रांड है, वो आपने जो स्टार्ट किया था, तो क्या विज़न लेके स्टार्ट किया था आपने? उसके पीछे का क्या आपका विज़न है? हमारा विज़न हमेशा से यही रहा है कि लोगों को इसका नाम ही इस वजह से विशुद्ध है, हम सब शुद्ध। तो ये हिंदी और इंग्लिश के 2 शब्दों का सम्मेलन है। हुँ, विशुद्ध एक वैसे तो कहा जाता है हिंदी में प्योरेस्ट को, हुँ। लेकिन हमने थोड़ा-सा इसको और मॉडर्नाइज़ कर दिया और विशुद्ध 2 अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का सम्मेलन करके हमने इसको ब्रांड नेम बनाया है। हमारा विज़न यही रहा है कि हम सब शुद्ध रहें और साथ में हमारा मोटिव यही रहा है कि हम गला काट प्रतिस्पर्धा के चक्कर में ना आकर लोगों को शुद्ध से शुद्ध, चाहे हम 2 प्रोडक्ट बनाएँ, 4 प्रोडक्ट बनाएँ, आने वाले समय में हमारी पाइपलाइन में 4-5 प्रोडक्ट और हैं, तो हम उसको ऐसे देने की कोशिश करेंगे कि जैसे वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसी तरीके से हम उसको देने की कोशिश करेंगे। बस हमारा यही विज़न है। तो आपने अपना पूरा ब्रांड घी और आंवला पर ही क्यों लिमिट कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है आपको जानकारी ना हो। आँवला के प्रोडक्ट्स के अलावा भी हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें अलग-अलग प्रकार के इंग्रीडिएंट्स हैं, आँवला उसमें नहीं है। जैसे आजकल के जो यौन रोग लोगों में फैल रहे हैं, उससे संबंधित हमारा एक प्रोडक्ट आता है क्रीडावटी, वो बहुत फेमस हो रहा है। उसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट आता है चिलगोज़ा पाक। उस चिलगोज़ा जो पाइन नट होता है, उसकी पिट्ठी में पिस्ता के तेल को भून के, उसमें 1 लाख रुपए किलो का एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोला जाता है दरियाई नारियल, वो उसमें डाला जाता है। रूमी मस्तगी करके एक प्रोडक्ट होता है, वो उसमें डाला जाता है। तो इस तरह के हमारे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सर ये किस बीमारी के लिए बना है जो आप बता यौन संबंधी रोगों के लिए है, शुगर के लिए है, हुँ, ब्रेन फैगिंग जो व्यक्ति को होती है, मानस से संबंधित जो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल स्ट्रेस जो लोगों को होता है, हुँ। नसों की जो कमजोरी होती है, उसमें भी ये कार्य करता है। विशुद्ध कैसे डिफरेंट है बाकी अदर क्रिएटर्स की जो ब्रांड है उससे? इसमें ऐसा क्या ख़ास है? देखिए, हमने कोशिश यही की है कि हम मतलब जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो सकती है, जो कम से कम दाम हो सकते हैं, मिनिमल जो इसकी कॉस्टिंग हो सकती है, वो हम रखें और हमारा मोटिव हमेशा ये रहा है कि हम इससे जो भी कमा रहे हैं, बस उतना कमाएँ जितना हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे खर्चे उसमें चल सकें, हमारे साथ जो अन्य एम्प्लॉइज़ लगे हैं, उनके खर्च चल सकें हुँ। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें कि वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहें, अपने परिवार का लालन-पोषण, भरण-पोषण अच्छी तरह से कर सकें। हम ये मान के चलते हैं उनकी दिक्कतें भी हमारी दिक्कतें हैं। बिल्कुल। और बात यदि प्रोफ़ेशनल लेवल पे करें तो हम बस यही कोशिश हमेशा करेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें। उसको कम से कम दाम में बढ़िया से बढ़िया उत्पादन दे सकें। जो हमने कहा है वो उसको डिलीवर कर सकें। ऐसा तो देखिए कभी नहीं होता कि हमने अगर 1000 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचा तो 1000 के 1000 लोग खुश हो जाएँगे। कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन किसी प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा रहती है। वो ऐसा समझते हैं कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद मुझे जीवन भर के लिए मेरी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। अलग-अलग माइंडसेट के पेशेंट्स, कस्टमर्स होते हैं। तो सभी लोगों को सभी बातें माइन्यूटली, पेक्यूलियरली हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं और इसके अलावा हम हमेशा यही कोशिश करते रहेंगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आएँ, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स हों कि वो शास्त्र से संबंधित बिल्कुल शास्त्रों के आधार पे जैसे उनमें लिखा गया है, वैसे ही हम उनको प्रोडक्ट दें। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो आजकल आयुर्वेदा में लोग समझते हैं कि बड़े झंझट भरे तरीके से उसको खाना-पीना पड़ता है। तो बस हम ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएँ कि वो बिल्कुल व्यक्ति ने पैकेजिंग में से निकाला, उसको यूज़ करा और उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट उसको मिल जाए। तो ये कार्य बहुत कम कंपनीज़ आज के समय पे कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं, न्यू जनरेशन ड्रग्स के नाम से वो बना भी रही हैं। हुँ। बट उनके सपोज़ वो टैबलेट बना रही हैं, कैप्सूल बना रही हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स बहुत मिनिमल रहते हैं, कम से कम रहते हैं, उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ पाते। बट चूँकि हम गला काट प्रतिस्पर्धा के स्तर पे केवल काम नहीं करते कि किसी का प्रोडक्ट यदि ₹100 का है तो हम ₹95 का रख लें, ₹90 का रख लें। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइस रहे, बट साथ में हम कोशिश ये करते हैं कि उसका मैक्सिमम आउटपुट जितना उन्होंने पैसा हमें पे किया है, उसका रिज़ल्ट उन्हें मिले। आपने भी एक बात कही यहाँ पे
कि अदर जो ब्रांड्स हैं वो इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे पा रही हैं, क्लाइंट को इतना सैटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, बट आपकी ब्रांड कर पा रही है। तो ये आप कैसे कह पा रहे हैं? किस स्टेटमेंट के बेस पे कह पा रहे हैं? हाँ, हम इस स्टेटमेंट के बेस पे कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनसे फीडबैक लेते हैं, हम हमेशा ये पूछते हैं क्या आपने इस बीमारी के लिए बहुत सारे पेशेंट्स उनमें से निकल आते हैं, हुँ, क्या आपने अपनी इस बीमारी के लिए किसी अन्य कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया है? तो वो हमें कहते हैं हमने यूज़ किया था हुँ। और वाक़ई में हमें जैसा आपने कहा था वैसा इसमें देखने को मिला है, बाकी प्रोडक्ट्स में वो नहीं मिलता हमें। ऐसे जेन्युइन लोग आपसे बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ केवल साधारण लोग ही जुड़े हुए हैं, आईएएस, आईपीएस और मतलब अच्छे-अच्छे लेवल के ऑफ़िसर्स भी हुँ, हम लोगों के क्लाइंट्स होते हैं। हुँ, तो उनका नाम पब्लिकली तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल। प्रिवेसी का मैटर है। हुँ। बट हाँ, उनका जेन्युइन फीडबैक हमें मिलता है, तो वो हमेशा ऐसा ही मतलब उनमें से मोर देन 80% सभी लोगों से तो फीडबैक नहीं पॉसिबल हो पाता लेना, बट हाँ, हमें मिलता है। आपने जो अभी अपना मतलब पूरा इमेज एक बताया है, मार्केट में जो आपकी ब्रांड वैल्यू है, उसको आप सोशल मीडिया पे तो ईज़िली मेंटेन कर लेते होंगे जो आप दिखते हो। लेकिन उसे रियल लाइफ़ में प्रैक्टिकली किस तरीके से आप उसे मेंटेन करते हैं? कितना वो महँगा पड़ता है आपके लिए? नहीं, क्योंकि महँगा-सस्ते की तो बात देखिए अलग है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि आप लोग बाकी कंपनी से कैसे अलग हैं? हुँ, तो हम सीएसआर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, हमारी सामाजिक जो हम क कर सकते हैं, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वाक़ई में यदि कोई किसी व्यक्ति के परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ आगे नहीं पा रहा, प्रयास करते हैं कि उसकी अच्छे से अच्छी स्कूल में उसको पढ़वा सकें, किसी को पता ना लगे, फीस उसकी पे कर सकें, जब नया सेशन शुरू होता है तो बुक्स के लिए उसकी पे कर सकें। हमारे यहाँ पे एक सम्मान रसोई के नाम से एक रसोई चलती है जो लायंस क्लब क्राउन के सौजन्य से चलती है, तो हम उसमें एक अच्छा खासा डोनेशन प्रतिदिन के हिसाब से पे करते हैं। उसमें लगभग-लगभग वो भारत की सबसे सस्ती रसोई है, जो ₹11 प्रतिदिन में सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मुहैया कराती है, सब लोगों को। सब लोगों को। जितने भी लोग उसमें कम सक्षम लोग हैं, हुँ, तो उसमें जो सुबह की रसोई है, उसमें 100% जो खर्च है, हुँ। सुबह की चाय का कभी किसी दिन उसमें ब्रेड होती है, किसी दिन पोहा होता है, किसी दिन पनीर पकौड़ा होता है, किसी दिन तो अन्य-अन्य प्रकार के उसमें व्यंजन होते हैं। तो हमारा उसमें मोटिव रहा है कि जो भी हम खिलाएँ, वो तन भर के ना खिलाएँ, मन भर के भी खिलाएँ। तो सुबह की जो रसोई का खर्च है, वो 100% हमारी ओर से होता है। दोपहर वाली जो रसोई का खर्च है, उसमें से एक अच्छा खासा पार्ट उस रसोई के लिए हम पे करते हैं। समय-समय पर जो गर्म कपड़ों का वितरण है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, वो हम करते रहते हैं। सर ये रसोई कहाँ पर है? इसका कुछ माने शामली में शिव मूर्ति पर ये रसोई पड़ती है, सम्मान रसोई के नाम से हुँ। है ये रसोई, वहाँ पर हम इसको चलाते हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, सच में जो सर ने बोला है वो है या फिर नहीं है। कमेंट में करिएगा, ज़रूर बताइएगा क्योंकि सर यहाँ पे ऑन द कैमरा बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। सर जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं मार्केट में, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बट वो फिर भी मेडिकल एडवाइस देते हैं। तो क्या उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, हमारा कहना उसमें ये है कि उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, ऐसा ज़रूर देखा गया है। मैं सिर्फ़ अपने सारे व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से सिर्फ़ यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा ये देखना चाहिए अपने विवेक अनुसार कि वो जो कहा जा रहा है कि वो सही है या नहीं है। यदि उन लोगों को लगता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि वो लोग इस माइंडसेट से व्यक्तियों को, लोगों को ये बातें बताते हैं कि किसी का कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। और कहीं न कहीं आजकल मोनेटाइज़ेशन का, चैनल के मोनेटाइज़ेशन का ज़माना है, तो कहीं न कहीं उन लोगों को लालच ये भी रहता है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि ऐसी कोई भी बात यदि आती है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमने ऐसा-ऐसा वो रील देखी है, क्या ये ठीक है, क्या गलत है? तो हो सकता है 100 लोग हमसे पूछें, सभी लोगों के क्वेश्चन्स का हम जवाब ना दे पाएँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सर हम आपके व्हाट्सएप पे आपसे संपर्क करते हैं तो जवाब नहीं मिलता। तो इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं व्हाट्सएप पर और हमारा व्हाट्सएप वैसे रन नहीं करता है जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप चलता है। एक स्पेशल तरह का व्हाट्सएप हमें मिलता है, एक स्पेशल कंपनी द्वारा, उस कंपनी का और व्हाट्सएप कंपनी का टाई अप है। हुँ। तो आप लोगों को लगता है कि वो नॉर्मली उसी तरह से काम करता है जैसे आप लोगों के तो व्हाट्सएप सर का। वो कैसे काम करता है? वो थोड़ा-सा एक्चुअली बताइए? उस पर एआई हुँ, भी है, हुँ। उस पर बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं कि जैसे आप उस पर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो व्हाट्सएप कॉल नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा कि हमारा जो व्हाट्सएप होता है उस पर बाकी के फीचर्स नहीं होते जो आप लोगों के व्हाट्सएप पे फीचर्स होते हैं। जैसे वीडियो कॉल हो गया और हाँ, वॉइस कॉल हो गया, ये वो नहीं होते? नहीं, 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 मैसेज भी नहीं जैसे नहीं, कोई कर सकता है उधर नहीं, से? नहीं, हमारे व्हाट्सएप पर कोई वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी, कोई वॉइस कॉल नहीं हो पाएगी। सिर्फ़ आप ही मैसेज कर सकते हैं? हम हमें कोई मैसेज कर सकता है और हम किसी को मैसेज कर, उसकी भी लिमिटेशन होती है।
यदि मतलब हम सामने से अपने पास से किसी व्यक्ति को मैसेज करना चाहें तो हम नहीं कर पाएँगे। पहले वो व्यक्ति हमें मैसेज करेगा तभी हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सामने से किसी व्यक्ति को मैसेज नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप बना है ये बिज़नेस व्हाट्सएप भी नहीं है, ये उससे भी ऊपर के लेवल का व्हाट्सएप है। एक कंपनी है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा प्रिवेसी रीज़न्स के कारण। उस कंपनी का और व्हाट्सएप का टाई अप है, इंडिया के अंदर अकेली एक कंपनी है। वो केवल हमारी जैसी कंपनी को व्हाट्सएप मिलता है, जो एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाती है, 17 मानकों को पूरा करती है और उस कंपनी को लगता है कि वाक़ई में इनको इस वाले व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तभी वो व्हाट्सएप दिया जाता है। तो ये बात मैंने इस वजह से कही है कि कई बार हमें बहुत सारे लोग कह देते हैं ऐसे कि सर आपके व्हाट्सएप पर जवाब नहीं मिलता। तो केवल हमारे व्हाट्सएप पे उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा जो जब ऑपरेटर को लगता है कि इनका क्वेश्चन वैलिड है या कंप्लीट है। क्योंकि वहाँ उनका टारगेट होता है कि मैक्सिमम लोगों को जवाब देना। बहुत सारे लोग हमें आप समझेंगे इस बात को कि बहुत सारे लोग केवल और ऑडियंस से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी मेरी अगर कोई वर्ड आ जाए तो उसके लिए मैं पूर्व में क्षमा प्रार्थी हूँ, ये ना समझें, ऑफेंडेड फील ना करें। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं कि चलिए व्हाट्सएप है तो करते रहिए, वो जवाब देते रहेंगे। तो बिल्कुल। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारे ऑपरेटर हैं हमें उन्हें पे भी करना पड़ता है, सैलरी भी पे करनी होती है, उनके भी टाइम की कीमत है। हम एक ही व्यक्ति के साथ लगे रहेंगे तो बाकी को जवाब कैसे देंगे जिनके वैलिड क्वेश्चन है। तो करेक्ट। कुछ लोग केवल टाइम पास करने के लिए अपना क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं। वो आधा-अधूरा क्वेश्चन होता है, पहले उनसे पूछे कि भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर वो हमने उनसे पूछा, वो आधे घंटे तक जवाब नहीं देते, तब तक हमारे पास 100 व्हाट्सएप आ चुके होते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे चला जाएगा। बहुत तो दिक्कत है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बहुत सच। जी, जी। सर, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जो लाखों बॉटल ऑफ जूस बना के रखते हैं, 6-6 महीने तक स्टोर करके रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो 6-6 महीने तक स्टोर करके रखा है जूस, क्या वो फ्रेश जूस की तरह ही फ़ायदा देता है? और दूसरा क्वेश्चन सर इसमें मेरा ये है कि आप क्यों नहीं ऐसे बॉटल्स को स्टोर करके बेचते हैं मार्केट में? नहीं, हम कभी भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे कि अपना टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लगे जिसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत हो और उसका लाभ कम से कम हो। क्योंकि जैसे आजकल आंवला का जूस मार्केट में बिक रहा है, तो उसका लाभ कितना मिलता है व्यक्ति को? हाँ, वो उस समय में लाभ दे सकता है जिस समय कच्चा आंवला मार्केट में नहीं आ रहा। लेकिन जो कच्चे आंवले, फ्रेश आंवले में, बिना प्रिजर्वेटिव लगे हुए आंवले में या हुँ। अन्य प्रकार के जूस में इस पे लेकर मैंने एक रील भी बनाई थी, कि जैसे जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे कोई भी जूस बेच रही है, आंवला के जूस की हम बात छोड़ दें, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। सपोज़ मैं बात करता हूँ रियल जूस की। आपने देखा होगा रियल के डिब्बे पर कहीं भी जूस शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। रियल लिख के छोड़ दिया, द पावर ऑफ रियल फ्रूट। तो व्यक्ति को ऐसे इंप्रेशन जाता है कि इसमें जूस है। जूस शब्द का इस्तेमाल उसमें कहीं नहीं होता। आप उसके बॉक्स पे देखेंगे तो उसमें जो सपोज़ 3 चीज़ों का जूस है, तो जूस का जो एक्सट्रैक्ट है, वो आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किया जाता है, कोई अन्य कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है, उसमें एसेंस लगाया जाता है, कलर लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है, तब वो उस फॉर्मेट में आता है कि उस वो जूस जैसा लगने लगे। वो उसमें स्मेल जो है, सपोज़ वो सेब का जूस है, सपोज़ वो आँवले का जूस है, तो उसमें कलर भी लगा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव भी लगे होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि उसको यूज़ करने से अच्छा आप यूज़ ही ना करें। उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं? हाँ, डिसएडवांटेजेस होते हैं क्योंकि उसमें कलर होता है, हालाँकि वो परमिटेड कलर होते हैं। हुँ। बट कलर तो आफ्टर ऑल कलर है, आपकी बॉडी में तो वो जा ही रहा है ना, प्रिजर्वेटिव आप बिना करेक्ट। ज़रूरत को यूज़। तो आप इस इंप्रेशन में रहते हैं कि मैं आँवला का जूस या किसी और फल का जूस यूज़ कर रहा हूँ। तो हुँ। मेरा कहना ये है कि इन चीज़ों की ज़रूरत एक्सट्रीम केसेस में तभी होती है, जब मार्केट में वो वाला फल नहीं मिल रहा होता है। बट आज के समय में तो जनरली 12 महीने सब कुछ है। सारे फल मिल ही जाते हैं। हुँ। तो वो हालाँकि हाइब्रिड फल होते हैं, लेकिन वो भी उतना लाभ नहीं करेंगे जितना नेचुरली जो फल या सब्ज़ी प्रोड्यूस की जाती है उतना करते हैं। बट हाँ, जूस वाले जूस जो पैक्ड जूस है उससे ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, जो नॉर्मल फ्रूट, फ्रेश फ्रूट मार्केट में मिल रहा है। आप लोग भी अगर ऐसे स्टोर जो रहते हैं जूस जिन्हें आप घर में लेके आते हैं फिर अपनी फैमिली को देते हैं तो मत दीजिएगा। सर ने देखो आपको कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मार्केट में तो ऑफ द सीजन सारे फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, तो अगर आपको किसी भी फ्रूट्स का जूस पीना है तो ले आइए घर पे, खुद से बना लीजिए, सबके घर पे मिक्सर होता है। सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आप बोलते हैं कि नॉलेज इज़ द न्यू मेडिसिन। इस स्टेटमेंट को बताइए हमें, इसका क्या मतलब है? हाँ, नॉलेज इज़ द न्यू मेडिसिन मैं हमेशा इस वजह से कहता हूँ कि आज के समय में व्यक्ति के घर में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे पहले उसके सामने चैलेंज होता है कि वो किस तरह के कौन से डॉक्टर के पास जाए, उसको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यदि व्यक्ति के पास समय है और व्यक्ति के घर में चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, यदि वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है तो उसका लगता है वो बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसे समय में उसको बिल्कुल एक्टिव हो भी जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले उसको जनरल फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए, फिर वो आपको कहेंगे कि आप इस बीमारी से संबंधित इस विषय के डॉक्टर को दिखा लीजिए जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नॉलेज इज़ द न्यू मेडिसिन। तो आपको यदि नॉलेज होगी तो वो आपके लिए मेडिसिन का ही काम करेगी, यदि समय पे आप सही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सर, जैसे कैंसर हो गया और भी ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जी हैं, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी देते हैं वो एलोपैथी को देते हैं लोग। उसको किंग मानते हैं कि इमरजेंसी का किंग जो वो एलोपैथी है। तो क्या ये आयुर्वेदा की कमज़ोरी या फिर एक फेलियर है? आप इस स्टेटमेंट को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? ये आयुर्वेदा की कमजोरी भी है, ये आयुर्वेदा का फेलियर भी है। आज के समय में व्यक्ति यदि इमरजेंसी में एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो उनकी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि आज के समय में एलोपैथी साइंस इतनी ज़्यादा समृद्ध हो चुकी है कि वो इमरजेंसी के समय में एक व्यक्ति को अच्छी तरह से किसी रोगी को टैकल कर सकती है। लेकिन हाँ, आज के समय में भी साउथ इंडिया में तो खूब है, नॉर्थ इंडिया में भी आयुर्वेदा के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, हम भी आने वाले समय में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हॉस्पिटल एक क्रिएट किया जाए, जहाँ पे इमरजेंसी के समय में, एक्यूट इमरजेंसी के समय में हुँ। आयुर्वेदा से व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो सके। आजकल के समय में जो हॉस्पिटल्स आयुर्वेदा के खुले हुए हैं, वो केवल, मैं सभी के बारे में तो बात नहीं करता, नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किन-की ओर है, करेक्ट, पब्लिकली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बिल्कुल। लेकिन वो इमरजेंसी वो भी टैकल नहीं कर पाते, वो सिर्फ़ कहते ज़रूर हैं। वो पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, एक उसको इस तरह से प्रचारित करते हैं कि जैसे सपोज़ इमरजेंसी में पेशेंट आया, उसको कोई भी प्रॉब्लम थी, हल्का-फुल्का सा उसको आराम आया, तो उसी समय में उसका टेस्टिमनी ले लिया जाता है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। और उसको ऐसा प्रचारित किया जाता है कि जैसे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया हो। लेकिन सच्चाई आम व्यक्ति को पता नहीं होती, हमें पता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सपोज़ व्यक्ति 100% दिक्कत लेके आया, उसको हल्का-फुल्का किसी भी वजह से साइकोलॉजिकल यदि आराम भी आ गया, तो 30 उसका 20% हाँ, तो उसी समय में उसके सामने माइक लगा दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रचारित किया जाएगा कि जैसे पेशेंट बिल्कुल ठीक होके गया है। शो करा जा रहा है। हाँ, लेकिन बाद की कहानी तो लोगों को नहीं पता ना कि वो बाद में उसके साथ क्या किया गया है, वो ठीक हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये फेलियर है, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद में समृद्ध हो जाएँगी। पुराने समय में भी समृद्ध थी, लेकिन आधुनिक काल में ये चीज़ें कामाफ्लेग होती गई, आयुर्वेद पर बाकी पैथीज़ का, खासकर एलोपैथ का मुलम्मा चढ़ता गया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर पैथी की अपनी एक लिमिट होती है। एलोपैथ जो पैथी है वो भी गलत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें उनमें एलोपैथी में उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन शुरुआती स्तर की अगर किडनी की दिक्कतें हैं, लीवर फेलियर है या माइग्रेन जैसी दिक्कतें हैं, आईबीएस है, जितना बढ़िया इलाज आयुर्वेद में इन दिक्कतों का है, या पुराना बुखार है हुँ। या पेट की दिक्कतें हैं, वो एलोपैथ साइंस में नहीं है। वो आयुर्वेद में ही है। और शुरुआती स्तर की दिक्कतों में मैं इस वजह से कह रहा हूँ, किडनी फेलियर को भी, कि किडनी फेलियर में जब तक व्यक्ति का डायलिसिस वगैरह ना हुआ हो, यदि 10-20 डायलिसिस भी हो चुके हैं, हुँ। तो आयुर्वेद में इतनी जान है कि वो डायलिसिस से पेशेंट को हटा सकते हैं। वो यदि बहुत सारी डायलिसिस हो चुकी है, 40, 50, 70, 80, 100 डायलिसिस हो चुकी है, उसके बाद तो खैर पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ पेशेंट को बहकाकर उससे पैसा लेने वाली बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए पेशेंट के साथ। आपने जैसे अभी जितना कुछ बताया कि हमारी आयुर्वेदा की कमज़ोरी है, तो आपको ये बहुत बुरा लगता होगा। तो आप इस चीज़ को कैसे आगे के लिए लेना मतलब लेके चल रहे हैं कि मुझे इस तरीके से करना है जैसे फीडबैक चेंज हो जाए? क्या माइंडसेट है आपका? आपने देखा होगा कि मैं हमेशा इसी वजह से मिथ्स एंड फैक्ट्स पर काम करता हूँ। इसी वजह से हम अपनी वीडियोज़ में, रील्स में कहते हैं कि शुरुआती स्तर की दिक्कतों में। इसी वजह से हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इसी वजह से बहुत सारे लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कई बार अभद्रता से लिख देते हैं कि तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वहाँ जो जवाब होते हैं वो हम खुद नहीं देते, वो मैनेजर्स या ऑपरेटर्स देते हैं। तो ऐसे समय में उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारी एक लिमिटेशन है। हमें केवल उस बात का बुरा नहीं लगता, हमें उस बात का भी बुरा लगता है कि हम पेशेंट को सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी सेंधा नमक और सफ़ेद नमक को लेके। लोग बाग सेंधा नमक के इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं। ये कहते हैं कि सफ़ेद नमक से बीपी तेज़ी से बढ़ता है, सेंधा नमक से नहीं बढ़ता। शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। कहीं कोई ऐसी स्टडी नहीं है। ये तो हमने उसपे बोला था कि सेंधा नमक में चूँकि खारापन कम होता है, इसलिए वो सफ़ेद नमक के मुकाबले मात्रा में ज़्यादा खाने में डाला जाता है। दोनों का जो केमिकल फ़ॉर्मूला है वो सोडियम क्लोराइड है, यानी NaCl है। तो शरीर में सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम चैनल एक जो शरीर के अंदर होता है, जो बीपी को भी कंट्रोल करता है, वो बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो आजकल जो लोगों को थायराइड की और हाई बीपी की दिक्कतें देखी जा रही है, वो इसी वजह से है कि वो सेंधा नमक का
ओवर इनटेक कर रहे हैं ये सोचकर कि मेरा बीपी कंट्रोल रहेगा, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ता है। इसके जो पीछे टेक्निकल रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। सो जैसे कि अभी हम रीजन की बात कर रहे हैं आयुर्वेदा की, तो एक और क्वेश्चन है इसमें। लोग गट ब्रेन एक्सेस आज के मॉडर्न टाइम पे उसको हॉट डिस्कवरी बोलते हैं, बट इसकी बात आयुर्वेदा ने कई साल पहले कैसे कर ली थी फिर? आयुर्वेदा में जो भी है, वो बिल्कुल इतना समृद्ध इस वजह से है कि रिसर्च जो आज के समय पे होती है, उस समय भी आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च बाकायदा होती थी और सैकड़ों वर्षों तक ऋषि मुनियों ने, ऋषि जो शब्द है, जो अंग्रेजी का रिसर्च शब्द है, वो ऋषि शब्द से ही निकल कर आया है। यानी रिसर्च करने वाला ऋषि बोला जाता है। तो उन्होंने रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने पुराने समय में उस पर रिसर्च करके उसी के आधार पर ये चीज़ें लिखी हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। तो आज के समय भी उसी तरह से आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो ये कहेगा कि आपके बॉडी का यदि बीपी बढ़ा हुआ है, बॉडी में बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, तो वो वात के कारण हो सकता है। तो इसी प्रकार से 80 प्रकार के वात के रोग होते हैं, 40 प्रकार के पित्त, 20 प्रकार के कफ। तो इसी वो वर्गीकरण जो किया है, वो इतना माइन्यूट लेवल का वर्गीकरण है, तो कि कहीं न कहीं जो अच्छे एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, वो भी मानते हैं। तो वो समृद्ध पुराने समय में ही उस पर रिसर्च करके बाकायदा शास्त्रों में सारी चीज़ें लिखी गई थी। आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, आज के समय में जो समृद्ध कंट्रीज़ हैं, वो इसी वजह से संस्कृत लैंग्वेज तक पे रिसर्च कर रही हैं कि वो जो जैसे ओम शब्द है, वो केवल ओम एक शब्द नहीं है, वो पूरा का पूरा अपने आप में मंत्र है। वो बीज मंत्र भी है। वो हमारे शरीर में कौन-सा शब्द तालव्य है, कौन-सा औष्ठव्य है, कौन-सा कंठव्य है, कौन-सा कंठ से निकलता है, कौन-सा होठों से निकलता है, कौन-सा नासिका से निकलता है। तो उस प्रकार से वो शब्द हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उन पे भी प्रभाव डालते हैं। तो सैकड़ों वर्षों तक सतत सतत इस पर निरंतर रिसर्च होती रही, तब वो चीज़ें शास्त्रों में आई हैं। उसके बाद शास्त्रों के आधार पर वो आयुर्वेद में कम की जा रही हैं, ज़्यादा की जा रही हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो अकाट्य हैं, वो काटी नहीं जा सकती, उनका एक पूरा वैलिडेशन है, पूरा अपना एक स्रोत है। अभी हम जैसे पुराने टाइम की बात ही कर रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है और पुराने टाइम पे जो लोग व्रत रखते थे, तो इन चीज़ों को लोग एक साथ जोड़ते हैं। तो क्या ये रियल में दोनों चीज़ें एक साथ हैं या फिर नहीं है? क्या है इनके पीछे का रीज़न? देखिए, सही मायने में व्रत तो एक शब्द अलग से आ गया। उपवास कायदे से होना चाहिए, हुँ, ऊपर जो है उसके साथ वास करना। आध्यात्मिक तौर पर अगर हम इस पे देखें तो लोग मोटे तौर पे कह देते हैं कि ऊपर भगवान वास करते हैं। तो उपवास के समय में हमें ध्यान मग्न होना चाहिए। आध्यात्मिक जो जितनी भी बातें हैं, जितने भी हम कार्य कर सकते हैं, वो उस समय में करना चाहिए। स्थूल भोजन जो है, उससे हटकर हमें सूक्ष्म भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यानी सूक्ष्म भोजन में जो पंच महाभूत हैं, जैसे कि हवा हुआ, पानी हुआ, सनलाइट हुई, अग्नि हुआ, तो उनका सेवन, यानी अग्नि का सेवन हम कैसे कर सकते हैं? सनलाइट के रूप में। पानी का सेवन हम कैसे कर सकते हैं? शुद्ध पानी के रूप में। बिल्कुल, हवा का सेवन हम करते हैं साँस लेके। साँस, हाँ, प्रॉपर वो साँस भी कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो आपने कहा कि उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। आजकल तो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं हुँ। और आपने पेपर्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी स्टडीज़ में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे कैंसरस सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो उसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और ख़ासकर जो डायबिटिक्स के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ जिनको रहती है, उनके लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब उसको आयुर्वेदा में बोला जाता है अद्यशन। बिना पूर्व का भोजन पचे, अगला भोजन ना करना। इसमें जैसे ये लॉन्ग टर्म में काम करता है या फिर शॉर्ट टर्म या फिर सभी के लिए काम करता है? सभी के लिए काम कर सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति कृशकाय है, रोगालू है, रोग उसको कोई है, तो उसको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मुझे वो एक चिकित्सक की देख-रेख में या फिर इसके किसी आहार विशेषज्ञ जो डायटीशियन है, उनकी देख-रेख में, उनकी सलाह से ये कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि लॉन्ग टर्म में, हाँ, ये लॉन्ग टर्म में काम करता है, बट जैसे लॉन्ग टर्म तक हम भोजन करते हैं, सुबह हमने नाश्ता किया, दोपहर को फिर से भूख लग जाएगी, रात को फिर से भूख लग जाएगी। ये तो भूख है, आप इसको चाहे जितनी बढ़ा लीजिए, उतनी बढ़ती जाएगी। आप ये महसूस करें कि यदि आप 4 रोटी खा रहे हैं, आप उसको 3 पे ले आएँ, तो आपका 3 रोटी में क्षुधा शांत हो जाएगी, 2 पे ले आएँ, तो 2 में आपकी जो फीलिंग है, वो आपको शांत हो जाएगी कि नहीं, मुझे तीसरी रोटी नहीं खानी। तो इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास यदि करने की आप हफ्ते में 1 बार, 2 बार आदत डालेंगे, तो डल जाएगी। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो इसका जवाब यही है कि जैसे हम निरंतर भोजन करते हैं, ऐसे निरंतर हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी आदत डालनी चाहिए। वो आपकी बॉडी को परेशान नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि लाभ ही करेगा। लेकिन उसका प्रॉपर अपने आप में एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? जैसे आप बताएँगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, प्रोसेस ये होता है कि जैसे आप जल का से आप
आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम आपका पेट 16 घंटे के लिए खाली रहना चाहिए। शाम का भोजन आपने कर लिया 7 से 8 बजे तक, हुँ। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आना चाहते हैं वो ब्रेकफास्ट का जो रेजिमेन है सबसे पहले उसको ब्रेक करें और सीधा उसके बाद दोपहर का लंच करें 12 बजे। उसके बाद शाम की उसको आप एक आयुर्वेदिक चाय, जड़ी बूटियों की जो बनी आती है, हरित पेय जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। आधुनिक काल में उसको ग्रीन टी बोला जाता है, वो ले सकते हैं। फिर आप उसके साथ शाम का भोजन करें 6 से 7 बजे तक। ये बेस्ट है, ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही पार्ट है। और जो आजकल लोग सैलेड खाते हैं, हुँ। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, आप भी मेरी ओर से सभी लोगों से निवेदन कीजिएगा कि सैलेड जो है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भाग बोला जाता है, लोग मानते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या है कि वो अपक भोजन है, पका हुआ भोजन नहीं है। भोजन करने के बाद भोजन को पचाने में बॉडी को लगभग 45 मिनट का समय लगता है। तो यदि आपने कच्चा भोजन अपने शरीर में डाल लिया, तो बॉडी को पहले उसको पकाना पड़ेगा, फिर उसको पचाना पड़ेगा। तो अग्नि बल जितना आपकी बॉडी का था, वो मंद हो जाएगा। यानी अगर भोजन को बॉडी पकाने में लग गई, तो उसको पचाएगी कब? सैलेड उन लोगों के लिए तो अच्छी है, जो लोग फैट जिनका ज़्यादा है। लेकिन उसका भी एक तरीका है, यदि वो लोग सलाद खाना चाहते हैं, तो उसको गर्म पानी आप उबालिए, हुँ। उसको आप उतार लीजिए, गर्म पानी को उतारने से मतलब है आग से उतार लीजिए, हुँ। उसमें वो कच्ची सब्जियाँ डाल दीजिए, ढक लीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए सलाद के तौर पर, फिर हल्का-सा नमक लगाकर उन चीज़ों को खाएँ। और हमेशा सलाद के तौर पर उन चीज़ों को खाया जाता है, जिसकी पकी हुई सब्ज़ी नहीं बन सकती। जैसे? आप बताइए जैसे, तो कौन-सा सब्ज़ी तो सबकी बनती है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। अब खीरे जैसे गाजर खाते हैं, खीरे की नहीं बनती, हाँ, खीरे की तो नहीं बनती है ना? और क्या कहते हैं मूली भी खाते हैं लोग, तो मूली की भी सब्ज़ी बनती है, गाजर की बनती है, टमाटो की भी बनती है। मूली जो है, अगर सही मायने में मूली की भाजी की अगर बात की जाए, तो मूली की भाजी जो लोग बनाते हैं कायदे से, वो मूली की भाजी का बनाने का तरीका वो है जो मैंने बताया है। शास्त्रों में जो लिखा है मूली को भाजी का बनाने का तरीका, वो वही है जो मैंने बताया। मूली कायदे से सब्जी बनाने के लिए उत्पन्न हुआ हुआ फल नहीं है। वो बट उस सब्जी के रूप में बनाकर खाया जाने वाला फल ही है। उसी तरह से खाया जाना चाहिए। तो जैसे मूली हुई और आपका खीरा हुआ, ये सलाद के रूप में आप केवल खा सकते हैं। टमाटर और अन्य सब्जियाँ या अन्य फल जिनकी सब्जी बनती है, हुँ। करी जिनकी बनती है मसाला आदि लगा के, हुँ। वो आप सैलेड के रूप में नहीं खाए जाने चाहिए, वो सब्जी के रूप में ही खाए जाने चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है मैंने इसको कंप्लीट वे में बताने की कोशिश की है। मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर यही सब सैलेड में खा रहे होंगे, तो आज से मत खाइएगा। सिर्फ़ आपको मूली और खीरा ही खाना है, बाकी चीज़ें नहीं खानी है। सारा प्रोसेस सर ने यहाँ पे अच्छे से बताया है। सर, हम पुराने टाइम की अभी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन है इसमें। पुराने टाइम पे लोग बोलते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। आपके अकॉर्डिंग वेल्थ क्या है? वेल्थ जो है हेल्थ ही है, ये बिल्कुल सच बात है। आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और यदि आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप डॉक्टर के पास जाएँगे कि पैसा चाहे जितना भी ले लीजिए। आज के समय में तो ख़ैर जहाँ आपने ये कह दिया कि पैसा जितने भी ले लीजिए तो बल्ले-बल्ले हो जाती है। बहुत हुँ, सारे हुँ। डॉक्टर्स की वो कहते हैं इसका मतलब पैसा लेने के लिए है, देने के लिए इनके पास है, तो ले लो पैसा। लेकिन यदि आप कहें कि मैं इतने टाइम में चाहता हूँ कि मेरी ये दिक्कत ठीक हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल काम है, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ है। आपके पास पैसा भी है तो आप उससे स्वास्थ्य तो नहीं खरीद सकते। आप उससे दवा तो खरीद सकते हैं बट स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। सर, इसमें एक और क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड ही। क्या स्पिरिचुअलिटी के बिना हेल्थ अधूरी है? हाँ, बिल्कुल अधूरी है स्पिरिचुअलिटी के बिना। कैसे? वो ऐसे यदि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, ये तो ख़ैर डिबेटेबल मैटर हो जाएगा, बहुत सारे नास्तिक लोग भी होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको दवा काम नहीं करेगी। हुँ। लेकिन हाँ, यदि आपका मेंटल लेवल बिल्कुल पॉज़िटिव रहता है, आप आस्तिक रहते हैं, पॉज़िटिव अच्छे मन से कोई दवा को ग्रहण करते हैं, आपके सामने बहुत अच्छा भोजन रखा हो, आप उसको दृश्य का प्रभाव होता है हमेशा, इसी तरह से हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर दृश्य का प्रभाव पड़ता है। आपके सामने कोई भोजन रखा हुआ है और वो बड़े प्लीज़िंग तरीके से आपके सामने लाया जाए, जैसे कि हम 3 स्टार, 5 स्टार होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, हुँ। तो वो इसी वजह से प्लीज़िंग तरीके से आपके सामने रखा जाता है कि वो अगर उसमें आपको कोई व्यक्ति कम मिर्च खाने वाला है, कोई ज़्यादा मिर्च खाने वाला है, कोई कम नमक खाता है, कोई ज़्यादा नमक खाता है, हुँ। लेकिन वो इस तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है कि आप उसको बिना सोचे-समझे बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। फिर आप दोबारा से उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तीसरी बार भी, लेकिन वही खाना यदि किसी ऐसे होटल में, ऐसे रेस्टोरेंट में, ऐसी जगह पे रखा जाए, चाहे उससे स्वादिष्ट खाना, तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। क्यों मन नहीं करेगा? क्योंकि उसके परोसे जाने का तरीका अच्छा नहीं था, सात्विक तरीके से
वो नहीं परोसा गया था। सात्विक का अर्थ ये नहीं है कि भगवान से संबंधित ही जो बातें होती है वो सात्विक होती है। सात्विक का अर्थ ये है कि जिसमें सत्व हो, पूरी तरह से आस्तिकता का जिसमें सत्व हो, उसमें सात्विकता आती है। तो सात्विकता कैसे आएगी? जब उसमें आपका ऑप्टिमाइजेशन हो, प्रॉपर ऑप्टिमिस्टिक है। तो इसी तरह से जब प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी की आपने बात की, तो आप स्पिरिचुअल अगर होंगे, आप इस माइंडसेट से किसी औषधि को, किसी चीज को, किसी बात को ग्रहण करेंगे, तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो शब्दों का प्रभाव होता है। किसी बात को आपको किसी सामने वाले व्यक्ति को कहनी है, तो आपने उसी बात को मोल्ड करके यदि कह दिया, तो वो एक अच्छी तरह से ग्रहण की जाएगी। उसी बात को यदि आपने गलत तरीके से कह दिया, जैसे किसी को डॉग यदि कह दिया, हो सकता है वो शब्द अच्छा लगे, लेकिन यदि कुत्ता कह दिया तो बुरा बुरा लग लगेगा। जाएगा। श्वान यदि कहा तो वो अच्छा लगता है कि श्वान। तो शब्दों का ही तो एक प्रभाव है। तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आयुर्वेदा में तो ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, इसी तरह वर्गीकरण किया गया है कि किस तरह से बॉडी में सारी चीजें चलती हैं। आयुर्वेदा तो पूरे तरीके से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म के बिना तो ये पूरा शरीर ही आध्यात्मिक है। बस हमें जरूरत है उस हर एक दरवाजे को खोलने के, समझने की। सर जैसे अभी हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग इसे साइंस से भी जोड़ते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, सूडो साइंस है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नहीं, नहीं, अगर ये स्यूडो साइंस होती, तो जो लोगों को आयुर्वेदा पढ़ाई जाती है, उनको भारत सरकार द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है, तो वो क्यों दी जाती? स्यूडो साइंस को थोड़ी ना दी जाती है। तो लोग फिर क्यों बोलते हैं? नहीं, अगर वो बोल रहे हैं तो ये अज्ञानता है, वो समझते नहीं है। स्यूडो साइंस कई बार कुछ डॉक्टर्स भी इसको इस वजह से बोल देते हैं। और जो डॉक्टर्स, अगर ये स्यूडो साइंस होती, तो आप अपने घर में जो दाल बनाते हैं उड़द की, हुँ। या आप जो अपने घर में कढ़ी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आप उसमें अजवाइन मत डालिए, आप उसमें हींग मत डालिए, आप उसमें हल्दी मत डालिए। ये सारी औषधियाँ ही तो हैं। ये इसी वजह से डाल जो अजवाइन है उसका अपना तो कोई स्वाद नहीं होता, चरपरा स्वाद होता है। आपने अजवाइन खाई होगी, हुँ। तो उसका तो चरपरा स्वाद होता है। सौंफ जो खाई जाती है, या ये जितनी भी औषधियाँ हैं, या मसाले जितने भी, स्पाइसेस जितने भी हैं, ये खाने को स्वादिष्ट तो बनाते हैं। लेकिन अगर ये स्वादिष्ट बनाते हैं और इनके पीछे कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो आप कढ़ी को बिना मेथी के भुने हुए बना के दिखाइए ना, वात आपको हो जाएगा। तो इसी तरह से आप, अगर ये स्यूडो साइंस होती, आयुर्वेदा में जैसे कहा गया है कि आपको दूध जो है सोने जाने से 1 घंटा पहले, कम से कम 2 घंटे पहले पिया जाना चाहिए। हुँ। अदरवाइज़ वो आपको गैस्ट्राइटिस, गैस उत्पन्न करेगा। तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो सोने जाने से तुरंत पहले दूध पीते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो ये इसी वजह से तो कहा गया है कि स्यूडो साइंस, इसके पीछे साइंटिफिक एस्पेक्ट है। उन लोगों को ये ख़्याल नहीं रहता कि मुझे गैस बन किस वजह से रही है। लेकिन जब वो अच्छे चिकित्सक के पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि सर आपको गैस इस वजह से बन रही है कि आप तुरंत दूध पीते सो जाते हैं, आप इसको बंद कीजिए। तो आयुर्वेद में लिखा है वो उसको, अपनी आदत को छोड़ते हैं, तो वो दिक्कत ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो इतनी माइन्यूट लेवल की साइंस है कि जिसका कहना ही क्या। नाभि में तेल डालने वाली जो विद्या है, वो आयुर्वेद से आई है। कई हजार नाड़ियों का वहाँ पे एक तरह से सम्मेलन होता है व्यक्ति की नाभि में। किसी व्यक्ति को यदि कब्ज़ है और आप उसमें कास्टर ऑयल डाल लेते हैं, हुँ। उसको पीते भी नहीं है, तो उस व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। गैस्ट्राइटिस किसी को है, पानी में घोल के आप हींग लगा लीजिए, अपनी नाभि में रख लीजिए, ऊपर से हल्का-सा रुई से ढक दीजिए, तो ठीक हो जाएगी। तो स्यूडो साइंस होता है, इतनी बारीक लेवल का विज्ञान कैसे आयुर्वेदा में आता? सर मैंने सुना है कि अगर अपनी सुंदरता बढ़ानी हो तो भी अपनी नाभि में तेल डालना, लेकिन वो तेल कौन-सा ये नहीं पता। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आपके ओंठ फट रहे हैं तो आप ये तेल लगाइए, आपके कमर में दर्द है तो ये तेल तिल का डालिए। तेल, तिल का तेल। तिल का तेल। ऐसी स्थिति में तिल का तेल। ओके। सर जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि आपको सोने से तुरंत पहले दूध नहीं पीना चाहिए। एक ऐसे ही एक और मिथ है, लोग बोलते हैं कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े होके पानी पीते हो तो आपके घुटनों में चला जाता है। तो इस स्टेटमेंट में कितना सच है? नहीं, इस स्टेट में कुछ भी सच्चाई नहीं है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, दूध खड़े होके पीना। अच्छा, एक बात बताइए, यदि दूध खड़े, आपने सुना होगा कि दूध खड़े होके पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, पूरा ये कहा जाता है। मुझे पता नहीं आपने सुना है नहीं सर सुना है? मैंने बस इतना सुना है कि दूध को कभी खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी जो मदर इन लॉ वो मेरे से बोलती हैं। पानी के लिए मैंने कभी कुछ नहीं सुना है। हुँ, सत्यता इसके पीछे कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, यदि आप पानी को या दूध को बैठ के पिएँगे, तो आपको कुछ अच्छी अनुभूति हो सकती है, सुकून की अनुभूति हो सकती है कि मैं आराम से उसका आनंद लेके पी रहा हूँ। बस इसके पीछे यही रीज़न है, लेकिन घुटनों में चला जाएगा,
ये तो पूरा का पूरा एक विज्ञान है। डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ जाएगा, ऐसा कौन-सा तरीका है कि आपके मुँह में वो गया, गले से आया, सीधा घुटने में यहाँ पहुँच गया। पहुँच गया। अगर वो फिर तो जितने एथलीट्स हैं वो ज़िंदगी भर खड़े-खड़े पानी पीते हैं, भागते-भागते पानी पीते हैं, उनके तो घुटने खत्म हो जाने चाहिए थे। इसके करेक्ट। पीछे कुछ भी साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है। मतलब कोई किंवदंती अगर चल गई तो ऐसा नहीं है, सारी किंवदंतियाँ ठीक चली हुई हैं। वो एक व्यक्ति ने कोई बात की, वो दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुँची, तीसरे व्यक्ति तक कैसे पहुँची, 100वें व्यक्ति तक जब वो बात पहुँचती है तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, वो अनर्थ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें समाज में इस तरह से चली हुई हैं, इनके पीछे कोई ख़ास सच्चाई नहीं है। लेकिन ये है कि चली आ रही है, अगर आपको मौका मिलता है बैठ के पानी पीने का तो पी लीजिए, उसमें बुराई क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको कहीं पानी पीना है और खड़े होके आप पानी पी लेंगे तो वो आपको कुछ नुकसान कर देगा। घुटने वगैरह में कुछ नहीं पहुँचता है। सर अभी जैसे हम थोड़ा-सा मार्केट को एक्सपोज़ ही कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग फ़ियर बेचते हैं, बट आप जस्ट उनके अगेंस्ट होप बेचते हैं। मार्केट में होप बेचना मुश्किल है या फिर फ़ियर बेचना मुश्किल है? नहीं, फ़ियर बेचना तो बहुत ज़्यादा आसान है। होप बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसी वजह से मुश्किल है कि व्यक्ति को डरा के पैसा लिया जा सकता है, लेकिन उसको ये कह के हमारे पास व्यक्ति कोई आता है, हम उसको ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि आप हमसे विश्वास से चिकित्सा करा लीजिए। लेकिन ज़्यादा ये पूछता है कि हमें गारंटी दे दीजिए या कुछ, तो हम उसका पेट भर के कभी चीज़ें नहीं, मतलब उसको डरा के नहीं हम बेचना चाहेंगे। ये कह के कि वो हमसे इलाज करा ले, वो हमसे दवा ले ले। इसी वजह से मुश्किल है कि हम लोगों को आज लोगों को हमारी बातें समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी वो समय जब आएगा ज़रूर कि लोगों को लगेगा कि हाँ, ये सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। हुँ। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ नासमझ लोग हमेशा रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का भरपूर प्यार, प्रेम मिल रहा है, इसी वजह से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले समय में और अच्छा करेंगे और हमेशा समाज में बस हम परस्पर यही संदेश हमेशा देना चाहेंगे कि आप अपने विवेकानुसार ज़रूर काम लें। आजकल के समाज में चिकित्सा क्षेत्र को लेके कुछ लोगों के मन में जो ये बातें हैं कि गारंटी, तो ये समझ लीजिए ये फ़ियर वाली बात है कि हमारी गारंटी आप ठीक हो जाएँगे, आप हमसे दवा नहीं लेंगे गारंटी वाली, या चिकित्सा नहीं कराएँगे गारंटी वाली, तो ये हो जाएगा। सर जैसे वो बोल देते हैं कि ये हमारी ही गारंटी है, तो क्लाइंट उनके पास कितने दिन तक रुक सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि आप गारंटी नहीं देते बट आप उनको सैटिस्फैक्शन देते हैं, तो आपके पास फिर लॉन्ग टाइम तक क्लाइंट रहेंगे, जब उन्हें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जो फ़ियर बेचते हैं फिर उनकी ब्रांड वैल्यू कैसे चलती रहती है? रोज़ नया कस्टमर उनको लाना होता है नए-नए प्रपंचों से, नए-नए तरीकों से। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं, हमें तो सत्यता उन कंपनीज़ की पता है ना, कितना कौन अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा नहीं कर रहा है। अब आम व्यक्ति को तो नहीं पता होता, रोज़ ऐसी कंपनीज़ खुल रही हैं, रोज़ बंद होती हैं। उसी गारंटी के चक्कर में व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर 2 साल तो ऐसे प्रोडक्ट को बेच लेते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगले जब उन्हें लगता है आज हम फेल हो गए, फिर अगली बार 2 साल बाद, साल भर बाद नए नाम से कंपनी बना लेते हैं। मालिक उसका वही होता है, कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, वेबसाइट चेंज हो जाती है, वही चल अपना नए तरीके से बताते हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गारंटी कैसे हो सकती है चिकित्सा क्षेत्र में। ये तो शरीर है, प्रकृति बदली तो प्रभाव बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएँगी, काल बदला तो औषधि बदलनी पड़ती है। गारंटी उस चीज़ की दी जा सकती है जिसकी कीमत हो, जो खरीदी जा सके। शरीर खरीदा तो नहीं जा सकता, स्वास्थ्य खरीदा तो नहीं जा सकता। करेक्ट। गारंटी आपका अपना शरीर है, आप उसकी खुद गारंटी नहीं रख पाए, आपने वो बीमार कर लिया, तो मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो गारंटी जिसने आपको दे दी, वो तो वाक़ई में आपके साथ फ्रॉड कर ही रहा है। कानून में भी गारंटी जैसे शब्द का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में आप नहीं कर सकते। और आज के समय में तो गारंटी वैसे भी जो चीज़ खरीदी जा सकती है उसकी भी नहीं आती, उनकी भी वारंटी आती है। हुँ। उनकी भी वारंटी तो आती है। शरीर आप स्कूल में गए, आपने कहा कि जी मुझे गारंटी दे दीजिए मैं पास हो जाऊँगा, हुँ। तो क्या मिलेगी? आप वकील के पास जाएँगे, वकील साहब से कहेंगे सर मुझे तो गारंटी चाहिए, मैं केस जीत जाऊँगा क्या? वो आपका केस तो लड़ सकते हैं अच्छी तरीके से, आपको विश्वास दिला के मेहनत तो कर सकते हैं, बट केस यदि आप हार गए तो फीस तब भी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। सर अब हम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। सब जिन लोगों को अक्सर सर्दी-जुकाम रहता है, उनके लिए क्या कोई बेस्ट रेमेडी है? उनके लिए बहुत सारी रेमेडी है। वाकई जैसे? च्यवनप्राश करके हमारा प्रोडक्ट आता है, हुँ। शास्त्रों की विधि से बनता है और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि वाकई च्यवनप्राश या कोई भी समकक्ष च्यवनप्राश जो बिल्कुल शास्त्रों की विधि से बना हो, हुँ। वो पूरे वर्ष भर खाया जाना चाहिए। लोगों के मन में ये गलत धारणा है हुँ। कि च्यवनप्राश केवल सर्दियों में खाकर बॉडी को गर्म रखने वाली कोई वस्तु है। ये एक रसायन है। हुँ। च्यवन ऋषि ने इसका आविष्कार किया था
और वो इसको खाकर बिल्कुल युवावस्था में पहुंच गए थे। तो च्यवनप्राश का आप सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से मार्केट में आता है सीतोपलादी चूर्ण, हम्म। वो शहद में मिला के आप ले सकते हैं। त्रिकुटा चूर्ण आता है बना बनाया। त्रिकुटा चूर्ण में 3 चीजें होती है, सौंठ, पीपल, छोटी पीपरी जो मसाले में डाली जाती है, और काली मिर्च। समान मात्रा में आप उनको पीस लीजिए, लाभ करती है। तो खांसी नजला जुकाम से बचने के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडीज है। सर्दियों के मौसम में जैसे आजकल फॉग बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मौसम में आप कोशिश करें कि मास्क वगैरह लगा के चलें, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में धुआं जो है वो ज़्यादा देर तक हवा के साथ टिका रहता है, और संभावना अधिक ये रहती है कि वो आपके फेफड़ों को में जाके नुकसान करता है। तो केवल खांसी नज़ला जुकाम ही नहीं, निमोनिया जैसी दिक्कतें या और अन्य प्रकार की दिक्कतें लंग्स में पनप सकती हैं। तो ये 2-3 प्रभावी तरीके मैंने बताए हैं। और यदि आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छा सरसों का तेल, चाहे वो पीली सरसों का तेल हो या चाहे वो काली सरसों का तेल हो, 4-4 बूंद अपने दोनों नोस्ट्रिल्स में इधर भी और इधर भी आप डाल लें, और उसको अपने गर्दन को टिल्ट करके 10 से 15 मिनट तक के लिए रखें। थोड़ा सा चरपरा होता है सरसों का तेल नाक में डलने के बाद। शुद्ध तिल का तेल यदि आपको कहीं से मिल जाए, शुद्ध तिल का तेल का जो प्राइसिंग होती है वो 500-600 रुपए लीटर आता है। तो आपके माध्यम से आप ये भी निवेदन करें कि पूजा वाला जो तेल, तिल का तेल इस पर लिखा होता है, वो कानूनी पचड़ों से बचने के लिए उस पे लिखा जाता है, क्योंकि उसमें तिल का तेल होता ही नहीं। उसमें अन्य प्रकार के तेल होते हैं जो नवरात्रि वगैरह में अक्सर बिकता है, वो 100-200 रुपए लीटर वाला। मतलब आप 1 किलो तिल का जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपए किलो है। तो 1 किलो तिल के तेल में से 300 ml तिल का तेल निकलता है। तो अब उसमें कॉस्टिंग भी आती है, तो अब व्यक्ति खुद हिसाब लगा सकता है कि तिल का तेल जो असली है वो क्या भाव होगा। करेक्ट। आजकल तो लोग 150-200 रुपए किलो में वैसे देसी घी भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल मिलावट है पूरी। हाँ, है ना? तो ये अच्छा रहता है खांसी नजले जुकाम के लिए। सब जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द रहता है और अक्सर गोलियां लेते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर दर्द जाता ही नहीं है, वो जो पेन किलर या फिर एस्पिरिन वगैरह खा लेते हैं, फिर उनको बासब्रेन खाना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए कुछ आयुर्वेदा में ऐसी कोई रेमेडी है? हाँ, ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, एक तो कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो। अगर कब्ज है तो छोटी हरड़ जो पंसानी के यहाँ से आसानी से मिल जाती है, वो ले ले, या रात को त्रिफला चूर्ण खा के सोए। इसके अलावा या आप इंस्टेंट रिलीफ यदि चाहते हैं, तो जैसे पुदीना हरा पल्स का जो मार्केट में कैप्सूल मिलता है, उसमें नीलगिरी का तेल होता है, पेपरमिंट होता है, सतअजवाइन होता है, कैम्फर सतकपूर होता है, और आप उसको सुई मार के हल्का सा फोड़ लें, और उसको इंस्टेंट रिलीफ के लिए अपने माथे पे लगा लें, तो उससे आराम आपको आ जाएगा। अमृत धारा के नाम से वैसे 3 चीजें मैंने अपनी रील में भी बताई हुई हैं। तो वो 3 चीजें हैं, पिपरमिंट, सतपुदीना जिसको बोला जाता है, सतअजवाइन और कपूर। ये तीनों चीजें समान मात्रा में आप मिलाएंगे तो पानी भी बन जाएगा बिल्कुल। ये एक प्रकार का तेल होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। अगर दाढ़ का दर्द आपको कहीं पे है, तो वहाँ आप रख लीजिए, दाढ़ दाढ़ का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा। सर पे आप उसको हल्का-सा लगा के छोड़ दीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जोड़ों का दर्द किसी को है, वहाँ पे आप लगा दीजिए, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छे स्तर पर हमें लाभ आ जाए, लंबे समय के लिए, तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये माइग्रेन भी हो सकता है, एपिसोडल पेन भी हो सकते हैं सर के, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो वो तो जैसे शीर्षुलादि वज्ररस करके, पथ्यादि कषाय, पथ्यादि काढ़ा करके बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारी दवाएँ इसके लिए आती हैं। बट शीर्षुलादि वज्ररस जिस औषधि के बाद में रस शब्द लगा है, वो आपको चिकित्सक की देख-रेख में उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए। अच्छा। पथ्यादि काढ़ा, जो काढ़ा जैसी औषधि है, वो आप ले सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो सर दर्द में 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम, भोजन करने के 1 घंटा बाद थोड़ा-सा पानी मिला के, आपको ये लेना चाहिए, बहुत लाभ करता है। सब मेल्स में अक्सर देखा जाता है उन्हें अपने हेयर लॉस रहता है, बहुत दिक्कत रहती है इस प्रॉब्लम का, कोई इलाज है? स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा रीज़न है, और फ़ोन पे ज़्यादा समय बिताना, क्योंकि ब्लू रेज़ उसमें से निकलती हैं, तो ब्लू रेज़ निकलेंगी तो इस वजह से उन लोगों को स्ट्रेस, मतलब बाल गिरने की समस्याएँ होती हैं। आमल की रसायन, आंवले से बना ही एक प्रोडक्ट है। हमारा सुआंवला भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं असमय बालों का गिरना, नज़र का तेज़ी से गिरता जाना, ऐसी दिक्कतों में बहुत अच्छा काम करता है हमारा जो सुआंवला प्रोडक्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल शास्त्रों की विधि से बना हुआ है। बाकी कोई और बहुत अच्छा करना चाहता है, तो वो उसके लिए आमल की रसायन का यूज़ करे। तेल अगर कोई कहता है, तो वो तेल मतलब उतने लाभकारी नहीं होते जो मार्केट में कॉस्मेटिक ऑयल आते हैं खुशबू-वुशबू वाले, जैसे आंवले का तेल है, उसमें आंवला 1% भी नहीं होता, वो कंपाउंड होता है उसमें आंवले का, तो उसमें होता ही नहीं है। साउथ इंडिया की कुछ कंपनीज़ हैं, उनका आता है नीली भृंगादि तेल,
नीली भृंगादी तेल, उसमें खुशबू तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी, स्मेल ज़रूर आ सकती है, लेकिन वो आप कॉस्मेटिक ऑयल की तरह लगा के यूज़ ना करें। वो आप इस वजह से यूज़ करें कि जो मेरे बाल तेज़ी से गिरते जा रहे हैं, वो आप थोड़ा-सा तेल अपनी हथेली में ले लीजिए। आपकी अपनी उँगली से हल्का-सा लगा के अपनी बालों की जड़ों में लगाइए, वो काफ़ी लाभ करता है। अच्छा। कोशिश आप करें कि अच्छे शैम्पू का यूज़ करें, लेकिन मार्केट में जो शैम्पू है, उसकी अच्छे की परिभाषा तो कुछ रह नहीं गई है, उसमें हुँ। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेहतर है कि रीठा, आंवला, शिकाकाई समान मात्रा में आप रात को भिगो कर रख लें। उसमें थोड़ी-सी जो सरसों आती है, ये जो सरसों की खली जिसको पशु खाते हैं, थोड़ी-सी सरसों की खली का उसमें पाउडर आप डाल लीजिए और वो आप अपने बालों में लगा के छोड़ दीजिए। वो एक बहुत अच्छे शैम्पू का काम करता है। फिर आधा घंटे बाद पानी से धो लीजिए। आपके बाल भी सॉफ्ट हो जाएँगे, गिरने भी कम हो जाएँगे। लेकिन बालों को अंदर से पोषण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि आप गाजर खाइए, लच्छे के रूप में सेवन कर सकते हैं और बाकी आप आंवले का सेवन ज़रूर करें जिन लोगों को बालों से संबंधित समस्या है। ओके सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसमें करने के लिए। अब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन-सा हमारा तरीका अच्छा लगा। सर, ज़्यादातर लोगों को एसिडिटी रहती है, वो आइदर गोली खाते रहते हैं, तो इसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? इसके लिए रेमेडी ये है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मुझे एसिडिटी हुई क्यों है। आपको खान-पान का ध्यान रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति को एसिडिटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो सूरज उगने से पहले यानी कम से कम सुबह को 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे तो कम से कम, सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, गर्मियों में तो व्यक्ति आराम से 4 बजे भी उठ सकता है। जिस व्यक्ति को एसिडिटी रहती है, वो सबसे पहले आदत डाले कि सूरज उगने से पहले या जिस समय सूरज उग रहा हो, पूरी तरह से ना उगा हो, उस समय सुबह को उठ के 400 एमएल गुनगुना पानी हल्का-सा नमक डाल के पिए। ये मैं शास्त्रों के आधार पे बता रहा हूँ और जब ये शुरू करे, व्यक्ति उससे 3 दिन पहले वमन क्रिया करे, बहुत सारा पानी पी के उसको वमन करने की कोशिश करे। अपनी पाँव की उँगलियों पे बैठ जाए, एड़ियों को पीछे से उठा ले। इस तरह से वमन करने में ज़्यादा लाभ होगा, यानी वॉमिटिंग जिसको बोला जाता है, यहाँ पे हल्का-सा प्रेशर डाल के। और यदि उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी अच्छे पंचकर्म विशेषज्ञ से वो मिले, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिले, हुँ। उनकी देख-रेख में उसको करें और यदि वो घर पे कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हुँ। और कम से कम 10-15 दिन तक जब ये वो करेंगे, उनकी आदत बन जाएगी। ये अच्छी आदत है कि आप हाँ, सूरज उगने से स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फिर हाँ, तो आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी और इसका तरीका वैसे ये भी है कि शुद्ध घी का यूज़ किया जाता है। 25 एमएल पहले दिन, फिर 50 एमएल, फिर 75 एमएल, ऐसे 150 एमएल तक पीना होता है प्रतिदिन शुद्ध घी। उसके बाद वमन क्रिया को किया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए घर में रह के करना पॉसिबल नहीं है। इसको चिकित्सक की देख-रेख में किया जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप औषधि का सेवन करना चाहते हैं, आपने मुझे पूछा कि कुछ आपके ऑडियंस को औषधि बता दी जाए, तो उसके लिए अविपत्तिकर चूर्ण आता है, खाना खाने के बाद आप इसको यदि हथेली पे रख के पानी से मतलब हल्का-सा चाट लेंगे, उसके बाद पानी पी लेंगे, लार के साथ अंदर जाएगा, तो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। स्वाद तो इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कड़वा भी नहीं होता, हल्का-सा मीठापन आता है। तो वो आप उसके बाद थोड़ा-सा आप पानी पी लें, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और इससे पहले मैंने बताया था पुदीन हरा को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं सर दर्द में। पुदीन हरा बहुत अच्छी रेमेडी है, जो डाबर कंपनी की आती है एसिडिटी वगैरह के लिए। घर में भी आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिपरमिंट जिसको शत पुदीना भी बोला जाता है, शत अजवाइन और कपूर, भीमसेनी कपूर, दवाई वाला देशी कपूर आता है, तीनों को बराबर मात्रा में एक शीशी में मार्केट से डलवा के ले आएँ, 10-10 ग्राम पानी बन जाएगा, वो आप 4-5 बूंद ले सकते हैं पानी में डाल के, बहुत अच्छा काम करता है एसिडिटी में। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को दिक्कत रहती है, रात को नींद नहीं आती, पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी रात में थोड़ा-सा लेट जाएँगे, तो फ़ोन ले लिया, तो 2-2 घंटे हो गए और फ़ोन नहीं लिया, तो सोचने में लगे, नींद नहीं आ रही है। इसका क्या इलाज है, कुछ है? देखिए, इलाज तो इसका ये है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे म्यूज़िक अवेलेबल हैं। आप यदि डालेंगे कि नींद लाने के लिए म्यूज़िक, तो उसमें प्रकृति से संबंधित जो म्यूज़िक है, चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाज़ें, नदी की आवाज़ें, आप उसको ईयरफ़ोन लगा के सुनें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईयरफ़ोन लगा के सुनने का अर्थ ये नहीं है कि आप वो वाला सब्सक्रिप्शन यूट्यूब का ले लें, जिसमें काम करते-करते पीछे से म्यूज़िक चलता रहता है, वो नहीं लेना। मेरा निवेदन है आपके ऑडियंस से, उसमें फ़ोन को आप साइड में रख दीजिए, वो वाला म्यूज़िक सुनें। और यदि इसके लिए आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, उद्गीत, भ्रामरी और उज्जाई। यूट्यूब पे आसानी से देखने को मिल जाएँगे। ये आप तीनों को करना शुरू करेंगे, तो आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप ये चाहते हैं कि मैं ये सब चीज़ें करके भी थक गया हूँ, हो सकता है आप अच्छी तरह से ना कर पाए हों, तो सर्पगंधावटी
सर्पगंधा, रावोल्फिया सर्पेंटाइना जिसका नाम है, मतलब लैटिन नेम जिसका है, उससे बनी टैबलेट होती है सर्पगंधा। वो यदि आप जब आप सोना जाना चाहते हैं तो उससे 1 घंटा पहले आप ये ले लें। 5-7-10 दिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप जो पोस्ट मार्केट में आता है, और तरबूज की मीरी, तरबूज की गिरी जिसको बोलते हैं, मगज़ तरबूज का, तरबूज के बीज के अंदर से जो गिरी निकलती है, वो 100 ग्राम वो ले लीजिए, 25 से 30 ग्राम उसमें पोस्त दाना, पोस्ताना क्या होता है? खसखस, अच्छा, ओके। वो यदि आप उसकी दूध में उसको घोल के पीते हैं, तो वो भी बड़ा हेल्पफुल है नींद लाने के लिए। ओरिजिनल आपको चंदन का तेल कहीं से मिल जाता है, कुछ कंपनीज़ ओरिजिनल चंदन का तेल ऑनलाइन सेल कर रही है। 25 एमएल की बॉटल या 20 एमएल की बॉटल मार्केट से आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। अमूमन वो ऑफलाइन नहीं मिलता, बड़े शहरों में तो ऑफलाइन मिल जाता है। आप उसकी 1-2 ड्रॉप नाभि में डाल लीजिए, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। ये सबसे अच्छा तरीका है, कुछ नहीं करना पड़ेगा लोगों को। हाँ जी। सब थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी पे काम करते हैं। जैसे कि आपकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आपने बताया है मिल्क को लेके एक स्टैंड लिया है। उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए, उसमें एक्चुअली में है क्या रीज़न? उसके पीछे रीज़न यही है, मैंने उसमें यही बात कहने की कोशिश की थी कि पहली तो बात ये है कि जो आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि हम दूध से संबंधित आहार नहीं लेते, ये नहीं लेते, तो ये बिल्कुल कपोलकल्पित बातें हैं कि जो एक्चुअली दूध को या शहद को शास्त्रों में जीवनीय बताया गया है, जीवन प्रदान करने वाले। तो स्निग्धता शरीर को देते हैं। जो ये आजकल लोग कपोलकल्पित बातें कर रहे हैं, इनको ये कायदे से ये स्यूडो साइंस है, अपनी बात को इस तरह से प्रचारित करना कि सामने वाले को सच लगने लगे। इन लोगों को अपनी एक नई कम्युनिटी क्रिएट करनी है, जो शास्त्रों पे आधारित बातें हैं, विज्ञान आधारित बातें, उससे हटकर एक नई बात बतानी है। उससे हटकर आप कोई नई बात बताएँगे, तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो इसी के पीछे तो कंट्रोवर्सी इसको नहीं कह सकते। मैंने ये कहा था कि गाय या भैंस जिसका भी दूध आप ग्रहण कर रहे हैं, घास वो कौन-सा खा रही है? घास तो वो खा रही है जिसमें प्रिजर्वेटिव दुनिया भर का लगाया जाता है जिस घास में। क्योंकि आजकल तो घास उगाया जाता है बाकायदा, गाय को खिलाने के लिए, पशुओं को चारा डालने के लिए। वो वाला भूस उसको नहीं मिल रहा है जो चावलों से निकलता है, अन्य प्रकार के भोजन उसको दिए जा रहे हैं। तो वो दूध उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा दूध उससे बनवाया जा रहा है। तो इसी वजह से एक एस्पेक्ट से ये बात ठीक भी है, लेकिन इतनी ठीक नहीं है कि हम दूध ही पीना बंद कर दें। अगर आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा तो उससे 80% तो मिलेगा, 70% तो मिलेगा। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ग्वाला आपके घर में दूध देने आता है, जितना उसको बदनाम किया जा रहा है, वो इतना खराब दूध आपको नहीं देता, जितना मार्केट में पैक्ड दूध आपको मिलता है। वो तो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानी मिला के ला सकता है। करेक्ट। उसके पास इतने संसाधन तो नहीं है कि वो उसमें डिटर्जेंट और ये सब ब्ला 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 मिला के ला के देगा, और ये सत्यता है। हमने इस पे बहुत कोर लेवल पे जाके रिसर्च की है, बहुत लोगों से बातें की है। वो बस इतनी बेईमानी तो कर सकता है कि आपको वो पानी मिला के लाके दे देगा। लेकिन इस डर में दूध को छोड़ देना कि इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जीवनीय है, जीवनीय था, जीवनीय है, जीवनीय ही रहेगा। दूध का सेवन कीजिए। आप शहद का सेवन किसी विशेष कारण से करना चाहते हैं, औषधि के रूप में कीजिए, तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सर आपने जैसे पैकेट वाले दूध की बात करी और जो देने आता है उसकी बात करी, तो पैकेट वाला दूध फिर हानिकारक है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं? बनिस्बत उसके जो घर में आता है, उसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, उसका जो मानक है उसको मेंटेन करने के लिए। तो फिर कम करना चाहिए इसका यूज़ करना? हाँ, घर में जो ग्वाला लेके आता है वो यूज़ करें। बस उसमें इतना तो नुकसान होता है कि वो पानी मिला के लाके दे सकता है। इसमें क्या-क्या नुकसान होते हैं जो पैकेट वाला दूध होता है? जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा और ओपनली बता दीजिए। हाँ, उसमें नुकसान ये होता है कि देखिए उसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह लगाया जाता है, रिफाइंड में लगता है हेक्सेन, उसको प्यूरीफाई करने के लिए। कायदे से जो रिफाइंड ऑयल है वो भारत जैसी देश के लिए, कंट्री के लिए बना ही नहीं था। वो उन कंट्रीज़ के लिए बना था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे सरसों का तेल, नारियल का तेल जैसे जो खाद्य तेल हैं या तिल के तेल हैं वो जम जाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल कायदे से भारत के लिए बना ही नहीं था। लेकिन भारत ने इसको दमादम और धड़ाधड़ ऐसे एक्सेप्ट किया कि बाकी देश तो भूल गए। ये लोग अभी भी यूज़ कर हमने रहे हैं। अपनाना इसको शुरू कर दिया। तो वो दूध में भी लग रहा है। तो इसी वजह से आपके माध्यम से मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल उतना कम से कम कर दें, हो सके तो बंद कर दें। सबसे उत्तम तिल का तेल
उसके बाद सरसों का तेल, उसके बाद नारियल का तेल। ये 3 तेल खाने के तेल में उत्तम है। इनका यूज़ करना शुरू करें, तो जिन लोगों को जोड़ों के दर्द हैं, वो पाएँगे कि कम से कम उस घर में से जोड़ों के दर्द की दिक्कतें तेज़ी से खत्म होनी शुरू हो गई हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, लेकिन मिनिमाइज़ हो जाएँगी। दवा यदि कोई काम नहीं कर रही जोड़ों के दर्द के लिए, वो काम करनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के स्किन पर हमेशा हमेशा ड्राइनेस रहती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को हमेशा कब्ज़ रहती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा और इसमें कुछ काउंटर भी हैं। सबसे पहले तो ये कि बी शुद्ध जो है, उसको लेके आपने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या सोचा है? और क्या वो कभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनेगा, लोगों को जिनको सीखना चाहिए? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की जैसी हमने अभी तो कुछ सोची नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हमारा हमेशा विज़न रहेगा, मैंने पहले भी बताया था कि हम इसमें बहुत जल्दी ऐसे 4-5 प्रोडक्ट ज़रूर लॉन्च करेंगे। अभी मैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा जो बाज़ार में खूब बिक रहे हैं। लेकिन जितना वो बाज़ार में बिक रहे हैं, उसमें 98 क्या 99.9% उस उत्पाद के नाम पे क्रैश बिक रहा है। उसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं जो उसमें होनी चाहिए। और शास्त्रों में वो औषधियाँ प्रमुखता से रखी गई हैं। उनको यूज़ करना प्रमुखता से आता है, बट वो गला काट प्रतिस्पर्धा के चक्कर में सस्ते से सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के चक्कर में बिल्कुल कबाड़ बेचा जा रहा है। तो ऐसे उत्पादनों को हम जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। प्राइज़िंग पे हम ये तो नहीं कहते उनके प्राइज़िंग कम होंगे, क्योंकि उनको बढ़िया से बढ़िया बनाने में, जैसे हमने अपने वाक़ई च्यवनप्राश बनाया हुआ है, हम ये कहते हैं कि इस रेट में क्या, इससे दुगने प्राइस में भी अगर इतना बढ़िया कोई च्यवनप्राश दे दे, तो जो वो च्यवनप्राश कहेगा उसका पूरे जीवन काल का खर्च पूरे परिवार का हम वहन करेंगे, उस च्यवनप्राश का। ये मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ। हुँ। तो इसी तरह से हम उन प्रोडक्ट्स के लिए दावा करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारा आप 1 स्पून या आधा स्पून खा लीजिए और बाकी के 100 स्पून खा लीजिए, हमारे आधे स्पून से आपको वो रिज़ल्ट बराबर मिल जाए। ऐसा कौन-सा एक नुस्ख़ा है, जो आपने अपने दादा-दादी से सीखा हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट में बताना चाह रहे हो? यही मेरा एक काउंटर क्वेश्चन था लास्ट में। रात को नाभि में सरसों का तेल या तिल का तेल डाल के सोइए, हुँ। आपको बहुत सारे लाभ दिखने लगेंगे। क्या लाभ दिखेंगे वो अभी मैं नहीं बताऊँगा। वो मैं आप अपने ऑडियंस से पूछिए। हुँ। कम से कम 10 ऑडियंस से या 20 ऑडियंस से आप ये निवेदन कीजिए कि कम से कम 20 लोग ये ज़रूर करें या 50 या 100 लोग ज़रूर करें। हुँ। हो सकता है, मुझे नहीं पता आज आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आने वाले समय में ईश्वर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर प्रदान करे आई होप। आपके चैनल के लिए। तो वो लोग करें और वो बदलाव देखें अपने जीवन में कितना बदलाव आता है। और बदला मिलते ही आपको हमें बताना है। अगर आप चाहते हैं सर से बात करना या सर के साथ दूसरा पार्ट और करना हमारे साथ, आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम सर को डेफिनिटली बुलाएँगे और आपका भी बहुत स्वागत है। आप अपने क्वेश्चंस लिखिएगा कमेंट में, हम सर के साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कौन-सा पार्ट आपको इस एपिसोड का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें आप हँसे भी और आपको ज्ञान भी मिला, वो भी बताइएगा। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।